पता नहीं, मैंने ग्रुप में तो वैसे बता दिया कि लेक्चर शुरू हो गया। अच्छा, वैसे ये क्या बात है कि हमें स्पेशली आपको बताना क्यों पड़ता है क्लास शुरू होगी? अरे ठीक है, तुम्हारा पंखा बहुत तेज चल रहा है तुम्हारी आवाज से ज्यादा। तो वो हम इधर आते हैं। अच्छा, स्टैक की जो है वो हमें डिस्कशन तो ये पता है कि ठीक है, उसका जो भी चीज़ उसमें जाएगी, मैं साथ 1 मिनट पेंट भी खोल लूँ ताकि समझाने में बात जो है वो आसान हो जाए। तो हम क्विकली रिवाइज करते हैं, जहाँ पे आप लोग स्टक हों तो फिर उसको देख लेना। स्टैक का एक क्विक ओवरव्यूज में ये था, मेन बात ये थी कि एक आपके पास बिन है जिसमें आप चीज़ें डंप करते जाते हैं, लेकिन जो चीज़ डंप करते हैं वो नीचे जाती जाती है। सो ऑब्जेक्ट 1 इस दिस, ऑब्जेक्ट 2 आपने डंप किया, फिर उसमें ऑब्जेक्ट 3 डंप किया और 4। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस पाइप का जो ये वाला एंड है ये क्लोज है और एक ही एंड ओपन है। तो जो ओपन एंड है आप सिर्फ वहीं से चीज़ें पिक कर सकते हैं। तो इसका एक ऑप्शन हमारे पास था पुश का ऑपरेशन है, और एक ऑप्शन है इसका पॉप का ऑपरेशन है। ठीक है, पुश का मतलब ये है कि आप इसमें फेंकी जा रहे हैं, चीज़ें इंसर्ट करते जा रहे हैं और एक के ऊपर दूसरी चीज़ आती जा रही है। और पॉप का मतलब ये है कि आपने जो उसके ऊपर सबसे लेटेस्ट अवेलेबल चीज़ होगी वो आपने उठा देनी है। तो अगर मैं इस पे पॉप का ऑपरेशन ट्राई करती हूँ तो मुझे O4 आउटपुट में मिलेगा जो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। फिर सेकंड ऑपरेशन पॉप का करेंगे तो फिर O3 मिलेगा, और फाइनली फिर जितनी दफ़ा ये ऑपरेशन करेंगी तो वो मिलता जाएगा। एक हमारे पास फंक्शन है पीक का। पीक से जो है वो आपका इसमें से स्टैक में से चीज़ निकलती नहीं है, सिर्फ आपको टॉप वाली चीज़ मिलती है। जमीला मेरे जैसे डिस्टर्ब हो गए। नहीं, मैं ऑफिस में जा रही हूँ। नहीं नहीं, मैं ऑफिस में चली जाती हूँ। नहीं, मैं ज़्यादा बोलती रहूँगी, मुझे पता। नहीं नहीं, आप ठहरो। नहीं, आप ठहरो, ठहर जो मैं जा रही हूँ, आपके ऑफिस में आ रही हूँ। अच्छा अच्छा, 5 मिनट के लिए होल्ड करें, मैं ऑफिस में शिफ्ट हो रही हूँ, 1 मिनट।
और ये कन्वीनियंस की आवाज़ आ रही यस आवाज़ आ रही है? अच्छा ठीक है, सॉरी। हाँ, सो स्टैक मैंने वैसे आपको जो डिस्कस किया, ये पीक ऑपरेशन है। पीक ऑपरेशन की मैं बात करी थी, जिसमें मैंने कहा था कि टॉप वाला जो है वो उसमें से जी मुझे आवाज़ नहीं आई। अच्छा चले बहरहाल, सो स्टैक की डिस्कशन कर रहे थे, पुश पॉप, और तीसरा जो है वो पीक ऑपरेशन है। पीक ऑपरेशन में मैंने कहा था कि जो भी आप जब आप उसको एंटर करेंगे तो इस पॉइंट के बाद जो है वो पीक का मतलब यह है कि आउटपुट जो है वो ओवन आएगी। लेकिन अगर मैं पॉप बाद में करती हूँ, पी का मतलब यह है कि वो आपके स्टैक में से सिर्फ ये बता देता है कि जो टॉप के ऊपर एलिमेंट इस टाइम पे पड़ा हुआ है वो क्या है, तो वो उसको इरेज नहीं करता जबकि पॉप कर देता है। अच्छा, अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 2 लेवल्स पे कर सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट आप किसी भी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को यूज़ करके या वैसे जनरली प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को यूज़ करके ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली सिर्फ आपकी स्टोरेज है, ठीक है। इसके ऊपर जो ऑपरेशंस हैं वो डिफाइन करते हैं कि ये जो आप डाटा टाइप बना रहे हैं वो स्टैक का बिहेवियर है, वो क्यू का बिहेवियर है, वो लिंक लिस्ट का बिहेवियर है, क्या है। तो स्टोरेज के ऊपर अगर आप अपनी मर्जी के ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपकी कोई भी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के तौर पे डिफाइन। तो अब स्टोरेज आप चाहे उसमें अरेस यूज़ कर लें, चाहे आप यहाँ पे डिक्शनरीज यूज़ कर लें, चाहे आप यहाँ पे यूज़ कर लें, ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे कि इसने कैसे चलना है। अब मैंने जो है ना वो कुछ एग्जांपल्स जो पिक उसमें से, जैसे स्टैक को अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है, आपको मैं सवाल दे देती हूँ पेपर में, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छा मैंने 2 फंक्शंस तरीके का यूज़ किए। तो अरेज के साथ कैसे करना है, उसको आप लिंक लिस्ट के साथ कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक तो ये हो गया कि इस डाटा स्ट्रक्चर को बनाना कैसे है, इसके ऊपर आ सकती है। ऑपरेशन ले रहे होंगे, इसके ऊपर बात आ सकती है। तो एक मेरा क्वेश्चन आ सकता है वो है कि इसको प्रैक्टिकली ने अप्लाई कैसे करना है। जैसे आपको एग्जांपल्स दी थी करने की, ठीक है। तो ये जो पैरेंथेसिस बैलेंस है, तो इस क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। हो सकता है आपको लिख के फिक्स कर दिया जाए कि आप स्टैंप लें कि आपके ऊपर छोड़ दी जाए बात कि आपने इसको कैसे करना है। तो इन सारी बातों में आपको स्टैक बनाने की मैम आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। नहीं, अब मुझे बताइएगा, बेहतर है? यस मैम। अच्छा, सो कहाँ पे ख़त्म हुई थी बात? मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी साथ साथ थोड़ी सी डिस्कशन कर रही हूँ कि जिसमें मैंने ये कहा था कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं कि स्टैक आपने पढ़ लिया है, आपने क्यू पढ़ लिया हुआ है, आपने बीएसटी पढ़ लिया हुआ है, इस तरह की जितनी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, ट्रीज और ग्राफ्स तक अभी आप ना पहुँच चुके हैं। तो क्वेश्चन में एक तो हो सकता है कि ये इम्प्लीमेंटेशन आ जाए कि मे बी मैं आपको अपनी स्टोरेज टाइप कोई बता दूँ, ठीक है, कि मेरी स्टोरेज टाइप में इस तरह से चीज़ें सेव होती हैं, उसके फंक्शंस बता दूं, हो सकता है उसको इम्प्लीमेंट करके बता दूं, और आपसे ये कह दूं कि इसको इस्तेमाल करते हुए इससे जो है वो स्टैक बना ले, और वाइस वर्सा। या आपको ये कह दिया जाए कि ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपने स्टैक के साथ जो है वो सॉल्व करना है, जिसमें आपको एग्जांपल दी थी कि पैरेंथेसिस को करने वाली। या आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि ठीक है, स्टैक हो सकता है आपके पास पहले से अवेलेबल हो। जब आपको ये कह दिया जाए कि स्टैक अवेलेबल है, तो आपको ये स्टैक की स्पेशल क्लासेस बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने अपना क्वेश्चन जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना है, और उसमें अज्यूम करना है कि स्टैक नाम की क्लास जो है वो आपके पास अवेलेबल है, और आप उसके ऊपर जो भी आपके ऑपरेशंस हैं वो आप उस परफॉर्म जो है वो करते जाएं, और अपना कोड उसके हिसाब से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हुआ तो फिर आप स्टैक की क्लास वगैरह बना लेंगे। सो जब तक कि आपको कहा नहीं जाता
या जब तक आपको ज़रूरत नहीं महसूस होती, तो ये जो कोड हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टैक के फंक्शंस कैसे बनाने हैं, वो आपको तब तक उसकी ज़रूरत जो है वो महसूस नहीं होगी, ना आप उसको उसको अपने जो एग्ज़ाम को सॉल्व करते हुए उसमें ये काम नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन क्यों डिस्कस हो रही है, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि चीज़ें किस तरह से चलती हैं। इसका एल्गोरिथम लेवल के ऊपर जो आप मुझे जो इंटरेस्ट होगी वो ये कि आपको इसको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम अब स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस करते हैं। सो दो तरह की चीज़ें थी जो लैब्स के अंदर मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, वो कवर कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर, उन डाटा स्ट्रक्चर को उनके डिज़ाइन को, ठीक है, और उनकी एप्लीकेशन को। तो जो भी लैब अभी डिज़ाइन हुई है उसमें ये वाला पोर्शन, इसमें आपको तंगी आना शुरू हुई है। ठीक है, तो अभी हम इस पर्टिकुलर जो लेक्चर में ये वाला पोर्शन देख रहे हैं। अच्छा, अब मैं इस साइड के ऊपर वापस आती हूँ। इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करने लगे हैं कि स्टैक को अगर अरेज के साथ बनाना हो तो आप किस तरीके के साथ बना सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो भी आपका डाटा स्ट्रक्चर होगा, कोई भी डाटा स्ट्रक्चर होगा, उसकी आपकी कोई लिमिट होती है। ठीक है, वो लिमिट आपने डिफाइन करनी है। और जब भी कभी आप अरेज के साथ काम कर रहे हो तो आपको पता है अरेज को डिक्लेयर करने के लिए आपको उसका साइज बताना जो है वो ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमने जो स्टैक बनाया है वो स्टैक हम कह रहे हैं कि हमारा स्टैक बिल्ड किस तरीके से हो रहा है, हमारा स्टैक अरेज को इस्तेमाल करके हो रहा है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो एक बड़ी सी हमारे पास अरे है, ठीक है, इसके अंदर हम चीज़ें डालते जाएंगे। जैसे लेट्स से मैं कहती हूँ पुश 5, और इसमें 5 आ गया, फिर मैंने इसमें 6 डाल दिया, फिर मैंने 7 किया और 8 किया, तो ये इसमें वैल्यूज जो है वो जाती जाएंगी। जैसे ही मैं पॉप करूँगी तो ये वैल्यू जो है वो यहाँ से कहाँ से पिक करनी चाहिए, 5 को पिक करना चाहिए, 8 को पिक करना चाहिए? 8। 8 को पिक करना चाहिए। अब यहाँ पे गौर वाली बात करने की ये है कि हो सकता है आप में से कोई बच्चा ये ख्वाहिश करे कि मैं 5 को एंड पे ऐड करना शुरू करूँ, 6 को यहाँ पे, 7 को और यहाँ पे 8 को। तो अब इस केस में जब पॉप हो तब भी 8 ही पॉप होना चाहिए। तो अगर आपको कह दिया जाता है कि आपका स्टैक जो है वो एंड से इंसर्ट करना शुरू करता है, तो आप यहाँ से इंसर्ट करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपको बस ये ट्रैक करना है कि जो आखिरी एलिमेंट है वो कहाँ पे इंसर्ट हुआ। तो उसके लिए आप कोई अपना इंडेक्स की कोई वैल्यू रख लें कि जिसको आप कहते हैं लास्ट इंडेक्स, जो ये ध्यान रखे कि जैसे ही पुश हो जाए वो वाला इंडेक्स आपको बता दे कि वैल्यू कहाँ पे पड़ी हुई है। तो आपको फ्रंट एंड से इंसर्शन का स्टैक बनाना पड़ जाएगा, बैक एंड से इंसर्ट करने का स्टैक बनाना पड़ जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है, ये बात आपको इसी कोड में उसी हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाएंगी थोड़ी सी ट्वीक के बाद। अब खैर कोड पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि बात समझ आई कि नहीं आई। तो हमने फिलहाल ये किया कि स्टैक को सिंपल अरे के साथ जो है ना वो इम्प्लीमेंट करने की किया। तो हमने कहा कि हमारा स्टैक का साइज़ है वो 100 है, टोटल साइज़ 100 हो गया, और टॉप जो है वो हमारा इंडेक्स की वैल्यू है जो ये बता रही है कि इस टाइम पे स्टैक का जो आखिरी एलिमेंट है वो कौन सा है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये टॉप है हमारा, इस पर्टिकुलर केस में भी यही टॉप है हमारा, क्योंकि उसने ये बताना है कि आखिरी एलिमेंट जो है वो कौन सा है। तो अब हम पहले ये डिस्कस करने से पहले मेन फंक्शन पे चलते हैं, जहाँ पे हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए नई हो। हम ये करना चाह रहे हैं कि यूज़र को 4 ऑप्शन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं कि उससे ये पूछें कि आपको इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सिलेक्ट करना है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4। तो मैं पहले एग्जीक्यूट करके दिखा लेती हूँ, फिर हम इसको क्रॉस चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। सो ये चीज़ है, हम यूज़र से ये कहते हैं कि क्या आप स्टैक में पुश करना चाहते हैं, आप पॉप करना चाहते हैं, या आप स्टैक की करंट सूरत हाल को देखना चाहते हैं, या आपको हमारे प्रोग्राम से कोई गर्ज नहीं, आप एग्जिट ले लेना चाहते हैं। तो इस काम के लिए यहाँ पे देखें हमारे पास C++ में हो सकता है आपकी हेल्प हो, एक किस्म का लूप होता है विच सेज डू वाइल लूप। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डू और वाइल लूप, यहाँ पे आती है कंडीशन C++ में। ये आपने देखा है पहले कभी? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। ये आता है सबको, इसको डिस्कस करने की जरूरत है? नो मैम। कोई बच्चा नो। जिसको जरूरत हो? अच्छा चलिए ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारे पास स्विच केस आता है, इसको डिस्कस करने की जरूरत है? नो मैम। कोई बच्चा हो तो मुझे बता दें इसको, हम फिर ये ना हो बात है फिर कोई मसला हो जाए मैं स्किप कर दूं।
चलें, अगर कोई मसला हो तो आप चैट में टाइप कर दें ताकि मुझे फिर मैं वहाँ पे बात डिटेल में समझा दूंगी। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में 4 ऑप्शन है। अगर वो ऑप्शन 1 क्लिक करता है तो जो भी वैल्यू एंटर की है उसमें पुश हो जाएगी। केस वैल्यू 2 में वो पॉप का फंक्शन कॉल हो जाएगा। केस 3 में वो जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। सही है, अब हम इसमें इसको चला के देखते हैं, फिर समझ में आएगी। सो चॉइस नंबर 1, हम स्टैक अभी हमारा पहले चेक करते हैं स्टैक की सूरत हाल क्या है। सो ऑप्शन नंबर 3, स्टैक हमारा खाली है, इसमें अभी कुछ नहीं है, डिस्प्ले स्टैक है। अब मैं ऑप्शन नंबर 1 पे क्लिक करती हूँ तो वो कहता है क्या आइटम आपने पुश करनी है, मैंने कहा 5। अब कहता है अब कौन सी ऑप्शन है, मैं अपना स्टैक की सूरत हाल चेक करती हूँ, ऑप्शन 3। तो मेरे स्टैक में इस टाइम पे 5 जो है वो पड़ा हुआ है। अब मैं अगेन कोई और ऑप्शन अपनी सिलेक्ट करती हूँ। अब मैं फिर से दोबारा स्टैक में कुछ भेजना चाहती हूँ, 89 मैंने भेज दिया। स्टैक की सूरत हाल चेक की, ऑप्शन नंबर 3, स्टैक में इस टाइम पे आ गया 89 एंड 5। और मैं अब पॉप करना चाहती हूँ, तो पॉप करने के लिए ऑप्शन है 2, और पॉप एलिमेंट उसने कौन सा मुझे आउटपुट किया है, 89, क्योंकि वो टॉप के ऊपर था। और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल हुआ, और डिस्प्ले करने के बाद ये पता चला कि स्टैक में सिर्फ 5 रह गया टॉप एलिमेंट एक्सेस करने के बाद। तो ये स्विच केस ये लगा हुआ है कि जो भी आप इनपुट करते हैं उसको केस के साथ मैच करता है, और जो वैल्यू यूज़र से आप पूछते हैं वही वैल्यू उसमें इंसर्ट कर देता है। पुश के केस में, पॉप के केस में किसी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, डिस्प्ले के केस में एज इट इज़ वो डिस्प्ले करता है, 4 के केस में एग्जिट हो जाता है। अच्छा, अब पॉप और पुश के फंक्शंस को एक बार देख लेते हैं। पुश के फंक्शन में एक वैल्यू इनपुट जा रही है, सही है, और ये वाली कंडीशन आप मुझे बताएं क्या कर रही है, कोई बच्चा बताए। मैम वो अरे की मैम लेंथ चेक स्टैक कर। का साइज फुल तो नहीं। मैम अगर साइज फुल हो जाए तो ओवरफ्लो। ठीक है, तो ये इसके साथ क्यों कंपेयर हो रहा है, n-1 के साथ? टॉप क्योंकि की मैम स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? जीरो से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट करता है, तो इसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स होंगे स्टैक में? तो ही होंगे। n n-1। एलिमेंट्स कितने होंगे टोटल बच्चा? 0 to 99 मैम 100 ही होते हैं। 100 एलिमेंट्स ही होंगे, बिल्कुल। तो स्टैक का साइज 100 है ना, लेकिन इंडेक्स जो है वो 99 पे एंड हो रहा है, तो 99 से बड़ा नहीं हो सकता। ये चेक इसलिए लगा हुआ है कि जब आपके टॉप की वैल्यू पहुंच जाए कहाँ पे, अगर टॉप मेरा 99 हो जाता है तो फिर क्या होगा? स्टैक फुल हो जाए। स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा टॉप 99 नहीं है, फर्स्ट टाइम पे -1 था, तो मैं अगर अपने स्टैक में 5 इंसर्ट करती हूँ तो फिर मुझे एग्जीक्यूट करके बताएं कि क्या काम होगा। 5 इंसर्ट किया, पुश 5 का फंक्शन कॉल हुआ है, करंट स्टेटस में टॉप -1 था। अब क्या होगा, फंक्शन कॉल हुआ, फिर टॉप 0 हो 0 पर जाएगा। 5 आ जाएगा। टॉप 0 हो जाएगा, और स्टैक के 0 के ऊपर वैल्यू कौन सी चली जाएगी, 5। तो 5। आपकी अरे के अंदर फर्स्ट टाइम 5 पुट हो जाएगा। फिर अगेन अगर आप उसमें पुश 6 करते हैं तो अब क्या होगा, अब यहाँ ये चीज़ नोट करें कि टॉप का वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। तो टॉप की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पे, जब 6 पुश हो रहा होगा उसकी वैल्यू हमारे पास, बताएं? 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी। बाद में होगी, लेकिन जब 6 का फंक्शन कॉल हुआ है तो इस पर्टिकुलर केस में टॉप की वैल्यू क्या है, 0। 0 0 है, 0। ठीक है, पुरानी वैल्यू मेंटेन होगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, टॉप में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, साइज अभी ओवरलोड नहीं हुआ, टॉप आपका 1 हो जाएगा, और स्टैक की फर्स्ट लोकेशन के ऊपर 6 चला जाएगा, तो यहाँ 6 आ गएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अगर इसको हमें पॉप करने की जरूरत पड़ जाती है तो पॉप के केस में क्या हो रहा है, पहले तो ये चेक करना है कि स्टैक अंडरफ्लो कब हो रहा है। अंडरफ्लो का क्या मतलब है, एम्प्टी। एम्प्टी स्टैक हो गया। तो अब अगर टॉप आपका -1 होता है और आप पॉप करते हैं, खाली स्टैक में पॉप करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, एरर आएगा, वो इंडेक्स पीछे चला जाएगा 0 से। क्योंकि टॉप खाली स्टैक में -1 होता है। हाँ जी, टॉप -1 होगा तो एरर दे देगा कि स्टैक आपका खाली है, इसमें से कुछ पॉप नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो उसमें कोई वैल्यू पड़ी हुई है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में, तो वो क्या कर देगा, टॉप एलिमेंट सिर्फ शो करा देगा। अब मुझे ये बताएं कि ये जो काम हो रहा है इससे एलिमेंट अरे का क्या होगा, 6 निकल जाएगा उसमें से?
नो मैम निकलेगा नहीं, लेकिन हमारा वो टॉप पीछे चला है। यस बिल्कुल ऐसा ही है। सो जब ये सिर्फ क्या कर रहा है, प्रिंट करके बता देगा कि पॉप एलिमेंट 6 है। अरे को कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा कि टॉप पहले इसको पॉइंट कर रहा था, अब टॉप इसको छोड़ के इसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टॉप में से एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन अरे का एलिमेंट यहाँ से नहीं निकलेगा। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात इसलिए है कि आपकी अरे में आप चाहे 200 जितने भी आपके 100 एलिमेंट सारे डाल दें, सिर्फ ये वाला जो पॉइंटर है, इसको पॉइंटर नहीं कहना चाहिए, इसको इस टाइम पे क्योंकि अरे की बात करें तो हम इंडेक्स कहेंगे कि ये इंडेक्स इस बात का सिर्फ बता रहा है कि स्टैक के अंदर क्या पड़ा हुआ। ठीक है, तो जो भी चीज़ होगी वो इससे पीछे पीछे ही पड़ी होगी, आगे जो भी हो हमें उससे गर्ज नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए जंक है। स्टैक में चीज़ें डल भी जाती है, लेकिन हमारी नज़र से वो ओझल हो गई है, लेकिन वो स्टोरेज से निकली नहीं है, हमें उसका जो पता है वो भूल गया, हमें उसका एड्रेस ही भूल गया, इसलिए हमारे लिए यही टॉप ऑफ द स्टैक है और बाकी खाली जगह है। तो जब कभी अब 5 आएगा, कोई नई वैल्यू आप इसमें दोबारा पुश करते हैं, तब 6 जो है वो ओवरलैप, मतलब उसके ऊपर चेंज होके वो चीज़ 7 होगी और टॉप आपका चेंज होके यहाँ पे आएगा। ये बात सारे फॉलो कर रहे हैं? यस मैम। यस मैम ठीक है, अब फिर फाइनली जो डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले सिंपली क्या है, उसकी प्रिंटिंग है कहाँ तक, जब जो उसका टॉप एलिमेंट तक वो आपको बता देगा। तो ये अब उल्टी प्रिंटिंग करनी चाहिए, सीधी प्रिंटिंग करनी चाहिए, स्टैक को ऊपर से शो करना शुरू करना चाहिए या नीचे से प्रिंट करना चाहिए? उल्टी करनी है मैम ऊपर से। तो पहले टॉप के ऊपर 7 है, तो आप इसको ऐसे शो कराना चाहते हैं ना, तो इसलिए आई जो है वो टॉप से स्टार्ट हो रहा है और 0 तक जा रहा है, और आपके जो अरे के सारे एलिमेंट्स आपके प्रिंट होते जा रहे हैं, तो इससे आगे वाले प्रिंट ही नहीं हो गए। ठीक है, ये चीज़ सबको समझ आती है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरेज? यस मैम। यस मैम ज़्यादा बेसिक तो नहीं हो गया फिलहाल? इसकी ज़रूरत थी क्योंकि आप लोग खुद ही मुझे मंडे को कह रहे थे इस चीज़ की ज़रूरत थी, मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ। सो अरे के साथ इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, वो इसकी आसान है, लेकिन सिर्फ इंडेक्स से खेलना है। ठीक है, इंडेक्स से खेलने वाली बात है, बाकी सारा काम अरे का ही है और कुछ नहीं है। सिर्फ टॉप का जो बात है ना, वो डिसाइड कर रही है कि किधर से वैल्यू पिक करके लेके आनी है। अब यही सेम बात अगर हम क्यूज़ के ऊपर आ जाए, पहले क्यूज़ की इम्प्लीमेंटेशन या स्टैक की लिंक लिस्ट के साथ इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करनी चाहिए। चलें, पहले स्टैक की विद लिंक लिस्ट डिस्कस करते हैं, फिर क्यूज़ के ऊपर जाते हैं। सो अब हम स्टैक को ये देखने जा रहे हैं, सेम काम को हम लिंक लिस्ट के साथ करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से होना है। लिंक लिस्ट से डिफरेंस क्या हमारे पास आएगा कि पहले 5, 6 और ये 7, ये आपकी स्टैक की हालत है ना, ये सिंपल क्या है, ये इंटीजर वैल्यूज़ हैं। लेकिन जब हम लिंक लिस्ट की बात करेंगे तो ये हम इसको कहेंगे ये हमारी नोड्स हैं। तो ये 5 है, ये आपके पास 6 है और ये आपके पास 7 है, और ये नोड्स बन जाएंगी। अब इन नोड्स में क्या होगा कि ये आपस में कनेक्ट होंगी। सो 7 6 के साथ कनेक्ट होगा, 6 5 के साथ कनेक्ट होगा और 5 जो है वो नल के साथ कनेक्ट होगा। अगर मैं इसको सीधा करके देखूं तो ये कुछ ये वाली शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाएगी। ठीक है, अब इसमें इस चीज़ को अगर हम नोड कहते हैं, तो हमने जो नोड का जो पड़ा हुआ है स्ट्रक्चर, उसमें हम कहते हैं कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक उसकी वैल्यू है एक नोड में, और एक उसका जो है ना, जो नेबर है उसका वो है। अब वो नेबर नेक्स्ट का पॉइंटर है, उसको आप कहीं पे सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने स्ट्रक्ट का आइडिया है किसी को? नो मैम इधर आप नो मैम, हम क्लास यूज करते हैं। हाँ, सर क्लास यूज़ करते हैं। सो पहले जो है ना, दो चीज़ें हमारे पास, स्ट्रक्ट और क्लास, दोनों का काम सेम है। ठीक है, इसके ऊपर बड़ी बहस चलती रहती है, लेकिन कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का सेम काम है। क्लास के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसके पास भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, क्लास के भी फंक्शंस हो सकते हैं, स्ट्रक्ट के भी फंक्शंस हो सकते हैं। इनमें सिर्फ एक डिफरेंस आता है बस, वो ये कि जब हम इसके एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर करते हैं तो ये जो है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं, और जब हम इसके एट्रीब्यूट्स करते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। यानी डिफ़ॉल्ट जब तक कि आप स्पेसिफाई नहीं ना कर देते ऊपर इस तरह से प्राइवेट लिखूँ मैं कि इनको बाहर वाले एक्सेस ना कर सकें,
तब तक जो है वो स्ट्रक्ट बनाने के केस में वो डिफ़ॉल्ट में पब्लिक होते हैं। तो अगर आप इसको क्लास से कर लें तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन तब आपने उसके गेटर सेटर वगैरह बनाने होंगे, और अगर आप उसको वैसे जनरली पब्लिक कर देते हैं तो वो स्ट्रक्ट वाला काम हो जाएगा। तो यहाँ स्ट्रक्ट यूज़ करें या क्लास यूज़ करें, इससे आपको अभी कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही बात है। ठीक हो गया। सो हमने यहाँ पे अपनी नोड बना ली है। अब इस नोड को हमने बनाने के लिए क्या किया है, ये भी मैं यहाँ से निकाल देती हूँ फ़िलहाल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमारे पास डाटा वैल्यू और हमारी लिंक वैल्यू आ गई है, ये एक चीज़ हो गई है। ये टॉप क्या है, टॉप ये ट्रैक रख रहा है कि स्टैक का कहाँ, उसका जो टॉप वाला एलिमेंट है वो कौन सा है, वो आपको पता है, उसका हेड ही होगा। ये हमारी लिंक लिस्ट का हेड जो है वो स्टैक का टॉप होगा। अब नीचे आते हैं, पुश का ऑपरेशन इसमें किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। सो पुश के ऑपरेशन में हमारे पास जो भी वैल्यू जाती है, चूँकि उसने, अब लेट्स से मैं 8 भेजना चाहती हूँ, तो इसने इसमें इंसर्ट होना है, तो इस अगर ये इंटीजर वैल्यू है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी नोड बनानी पड़ेगी। सो क्रिएट नोड, इसका मतलब है कि मैं अपनी जो भी टेम्प की नोड है उसको क्रिएट करूँगी हीप से रिक्वेस्ट करके स्पेशल, और उसमें जो भी वैल्यू है मैं 8 भेजती हूँ या जिस तरह से भी भेजती हूँ, तो मेरी ये नई नोड बन जाएगी कुछ इस शक्ल की, और उसका जो नेक्स्ट है वो नल होगा। पहले तो उसको इसकी तरह का बनाना ना, इन चीज़ों की तरह। नोड बनाने के बाद अब मुझे क्या करना चाहिए, इसको इधर इंसर्ट करना चाहिए या यहाँ पे इंसर्ट करना चाहिए, स्टार्ट पे या एंड पे। स्टार्ट पे मैं स्टार्ट में। मैं एंड पे करूँगी तो कोई मसला तो नहीं है। मसला है, मैं वो नीचे चला जाएगा। वो नीचे हाँ, वो नीचे चला जाएगा, लेकिन अगर मैं अपना बिहेवियर ही स्टैक का ऐसे सेट कर दूं कि जब भी आना है उसने एंड पे जाना है, लेट्स से पुश का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, इसने सबसे एंड के ऊपर इंसर्शन कर दी, पहली इंसर्शन हुई 5 की, फिर मैंने किया पुश 6 इंसर्ट हो गया इसके एंड के ऊपर, फिर मैंने कहा पुश 7 और 7 इसके एंड पे इंसर्ट हो गया, और अब मैं कहती हूँ पॉप, तो कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, लास्ट वाला मैम। लास्ट वाला। 7। तो इस तरह भी तो इम्प्लीमेंट हो सकता है ना कि आप लास्ट वाला एलिमेंट निकाल के दे दें, है ना। अगर आप अपने पुश को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि हमेशा इंसर्ट एट एंड करो, लेकिन तो मैम वो हमने जो ये साइड पर इम्प्लीमेंटेशन की है 5, 6 और 7 वाली, तो इसके हिसाब से तो हमें स्टार्ट में ही करना पड़ेगा। इसके हिसाब से नहीं, ये तो चले करंट सिनेरियो हो गया ना, लेकिन फिर भी अगर ऐसे ही देखूं, मैं आपकी बात पे मैं कायम रहूं, पहले 5 इंसर्ट हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, जब मैंने पॉप करना था मैंने आखिरी एलिमेंट निकाल के दे दिया, क्या ये पॉसिबल है? यस मैम। है ना, स्ट्रक्चर तो वही है जो ये बता रहे हैं। तो इसका इसका यस फायदा क्या है, इसका मतलब है कि आप स्टैक इंप्लीमेंट करने के लिए ये काम कर सकते हो कि जरूरी नहीं कि आप स्टार्ट के ऊपर इंसर्ट करते जाओ, आप एंड के ऊपर इंसर्ट करते जाओ, लेकिन जब पॉप करना है तो एंड से वैल्यू ले लो। अच्छा, इसमें इसका फायदा या नुकसान क्या है? मैम, मैम इंसर्ट एट डिस्प्ले हेड मतलब जो स्टार्ट में होगा वो हमारा कांस्टेंट टाइम लेगा, लेकिन एंड पर करेंगे तो वो एंड लेगा। हाँ, जब आप पॉप करेंगे इस पर्टिकुलर केस में, पॉप करते वक्त आपको क्या होगा, आपको जो है वो सर्च करके ड्राइवर्स जाना करना पड़ेगा, आखिर तक जाना पड़ेगा, जब आखिरी वैल्यू पे पहुंचोगे तो फिर आप देंगे, तो आपकी पॉप जो है वो एन टाइम बिग ऑफ एन वाला ऑपरेशन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ऑपरेशन बनने से ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो स्टैक नहीं रहा, वो बेशक स्टैक होगा, उस पॉइंट पे इसका बिहेवियर स्टैक वाला होगा, लेकिन उसकी जो टाइम कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बस बात मैं आपकी तवज्जो करवाना चाह रही थी कि जिस मर्जी साइड पे आप लोग एंड इंसर्ट करें, डिपेंड करता है कि आप इनको इम्प्लीमेंट किस तरह से कर रहे हैं। तो अब हम इनका पुश वाला ऑपरेशन भी देख लेते हैं। तो पहली चीज़ तो हमने वो नोड बनाई, ठीक है, खाली नोड बनाई है जो हमने काम किया था 8 को इंसर्ट करते वक्त। अब इसमें डाटा नहीं डाला, अभी ये खाली नोड बनी है टेम्प की, उसका जो डाटा है, अगर तो वो टेम्प की नोट सही तरह नहीं बनी, यानी हीप फेल हो गया, हीप के अंदर मेमोरी नहीं थी, उसने आपको कोई मेमोरी प्रोवाइड ही नहीं की, उसने आपको एरर रिटर्न कर दिया या उसने नल वैल्यू आउटपुट कर दी, तो उस केस में आप क्या एरर दे रहे हैं, हीप ओवरफ्लो और एग्जिट कर जाता है प्रोग्राम आपका पूरा क्रैश होकर बाहर निकल आता। ठीक है, और अगर तो हीप ने आपको सक्सेसफुली मेमोरी दे दिया तो आप आगे चलते हैं, आप अपनी नोड का डाटा सेट करते हैं, यानी उसका नोड का डाटा हमने 8 सेट किया
और उसका जो नेक्स्ट का लिंक है वो आप नल अभी करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं करना चाहते बात की स्टोरी है। अब एंड बाद में क्या होना चाहिए, 8 को आपने इंसर्ट करना है स्टार्ट के ऊपर, सो ये स्टार्ट के ऊपर इंसर्ट कर रहा है। तो हमने क्या किया कि ये 2 लाइंस आप समझा सकते हैं, मेरे बोलने से बेहतर आप लोग बोलें कि ये क्या कर रहा है। हम इंसर्टेड हेड वाला ऑपरेशन है, उसका नेक्स्ट को वो हेड दे। मैं पहले फलक से पूछती हूँ, फलक मौजूद है? फलक है क्लास में? सकते में तो नहीं चलेगी, इन्होंने नाम लिया तो है तो सही क्लास। चलो अच्छा चलो फैजान आप बता, फलक का मूड नहीं है बोलने का। हम तुम लोग डर के हमारे मैम इस क्लास छोड़ पे के जाना शुरू टॉप कर का दोगे। हाँ टॉप का रेफरेंस चला जाएगा मैम, टेम्प किस में? टेम्प में चला जाएगा ना उसका टॉप का रेफरेंस। टेम्प का जो लिंक है यानी उसका नेक्स्ट है वो टॉप के इक्वल हो गया और टॉप जो है वो टेम्प हो गया, इसका क्या मतलब है? मैम बेसिकली जो टेम्प होगा वो टॉप बन जाएगा और जो टॉप होगा वो टेम्प बन जाएगा। हाँ तो ऐसे हुआ है, लेकिन ये क्या क्या चीज मेक श्योर कर रहा है? आगे पीछे कर रहे हैं मैम लेकिन आपके ख्याल में? इसमें वो सेव रहेगा ना, उसका लिंक सेव रहेगा कि मतलब मेमोरी लॉस ना हो। हाँ, तो ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो ये 7 आ गया, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया। अब 8 की जो नोड आई है, ये नोड है, इसका जो लिंक है ये टॉप था, ठीक है, दिस वाज योर टॉप। इसका जो लिंक है उन्होंने जोड़ दिया इसके साथ, टॉप के साथ, टेम्प का, ये टेम्प नोड थी ना, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या किया, टॉप को टेम्प कर दिया, यानी टॉप यहाँ से ख़त्म किया और इसको टॉप कर दिया। अब दिस इज योर टॉप और इसका जो नेक्स्ट है वो 7 है, तो ये आपके क्या हो गया, स्टार्ट में इंसर्ट हो गया। सो दिस इज बेसिकली इंसर्ट एट स्टार्ट, ठीक है। ये बात क्लियर हुई है सबको? यस ये यस सिंपल यस मैम। मैम। प्लेन ये पुश ऑपरेशन आपका हो गया, लेकिन अब ये इम्प्लीमेंटेशन वाइज क्या है, ये लिंक लिस्ट के साथ है। फिर इज एम्प्टी का फंक्शन है जो सिंपल ये बता रहा है कि टॉप अगर नल है तो स्टैक आपका एम्प्टी है, ये आप उसमें भी बना सकते थे। पीक का फंक्शन क्या करेगा, अब टॉप एलिमेंट रिटर्न। टॉप एलिमेंट रिटर्न कर देगा, उसको इरेज नहीं करेगा यहाँ से, ठीक है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो फिर आप कुछ नहीं उसको शो कर सकते, लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो वो, तो ये वैलिडेशन चेक्स आपने लाजमी लगाने हैं कि किसी तरह का भी इंडेक्स कोई यूज़र एक्सेस कर सकता है, तो वो आप देखें कि कैसे। अच्छा अब पॉप की बात आती है, पॉप में क्या होना चाहिए, अब किससे पूछें हम? अक्सा, अयाज, राव, कोई बात नहीं, मैं नंबर नहीं दे रही, आता नहीं आता मैं सिर्फ इसलिए कब पूछ रही हूँ ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग सुन रहे हैं या मैं क्लास ज़ाया कर रही हूँ, या आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अक्सा अच्छा नहीं है, आमना जमशेद, बच्चों देखो सिर्फ 2-3 बच्चे अगर बोलते रहेंगे तो फिर मुझे नहीं आइडिया होगा। फिर कैमरा ऑन करवा लूँ जी उष्णा? मैम वो डिलीट करता है स्टार्ट से। स्टार्ट से डिलीट करता है, तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए? मैम बेसिकली आप अपना जो है हेड डिलीट कर दो, फिर जो टॉप का जो इसको नेक्स्ट है डिलीट वो करने के हेड लिए बना क्या दो। करूँ? टॉप चेंज होगा, टॉप को सिर्फ चेंज करके यहाँ पे ले जाऊँ तो काम हो जाएगा मेरा? वो नेक्स्ट हो जाएगा। हाँ तो अच्छा कैसे करूँ मैं, उष्णा के अलावा कोई और बताए? मैम हम जो टॉप है उसको हम टेम्प में स्टोर कर लेंगे ठीक है, और जो टॉप भी नेक्स्ट होगा उसको हम टॉप कह देंगे और टेम्प डिलीट।
हमने टेम्प को टॉप को टेम्प में सेव कर दिया, ठीक है। अब ये टेम्प हो गया और फिर क्या करेंगे तजम्मुल? टॉप जो फिर होगा क्या, टॉप टू नेक्स्ट हो जाएगा। टॉप इक्वल हो जाएगा टॉप के नेक्स्ट के, विच इज राइट। टॉप चेंज होके जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे फिर? टेम्प का क्या करें? डिलीट कर देना। मेमोरी फ्री करवा देना। टेम्प बिल्कुल सही है, शाबाश। टेम्प को हम डिलीट कर देंगे, इसीलिए हमने इसको सेव किया ताकि इसकी मेमोरी तो कम से कम हो जाए। टॉप इसको पॉइंट आउट भी करना शुरू कर दे। तो ये नोड है, ये हमने हीप से रिक्वेस्ट करके स्पेशल नोड बनाई हुई है, स्पेशल मेमोरी एलोकेट की हुई है, तो इसको डिलीट करना हमारे लिए मस्ट है। तो इसको फिर डिलीट कर देंगे हम और फिर बाद में ये रह जाएगा। तो यही सेम काम इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। अगर तो टॉप नल है तो कह दें कि स्टैक अंडरफ्लो, अगर नहीं तो टेम्प को टॉप बनाएंगे आप और उसको उसको एक स्टेप आगे ले जाएंगे। टेम्प का लिंक अगला भी नल कर देंगे और टेम्प को रिलीज कर देंगे। फ्री का फंक्शन कॉल करेंगे जो कि क्या करेगा, मेमोरी जो है वो रिलीज कर देगा टेम्प नोड की, क्योंकि ये पॉइंटर है, ये उसको डिलीट कर देगा। सिंपल ये पॉप का फंक्शन हो जाएगा। और डिस्प्ले क्या करेगा? डिस्प्ले जैसे आपने पहले प्रिंट लिस्ट, प्रिंट लिंक लिस्ट के जो फंक्शंस आपने बनाए थे, सेम एग्जैक्टली उसी है कि टेम्प शुरू होगा टॉप से और तब तक चलता जाएगा जब तक वो नल नहीं हो जाता और एक स्टेप आगे जाता जाएगा। टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट और वो प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। इसको एक बार मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। सो ये ऑपरेशन है, यहाँ पे पहले 4 दफ़ा पुश का ऑपरेशन कॉल हुआ है, फिर स्टैक को डिस्प्ले किया गया है, फिर पीक किया गया है, 2 दफ़ा पॉप किया गया और फिर डिस्प्ले किया गया है। इसको रन करके देखते हैं ये कैसे कर रहा है। सो ये है। अच्छा, अब कौन बताएगा कि क्या हो रहा है? लेट्स फाइंड आउट। इकराम अली, चलें आप बताएं। मेन को देख के बताएं कि साइड पे क्या क्या हो रहा है। मैम पहले हमारे पास पुश हुआ 11 पे 22 पे 33 और फिर 44। ठीक सबसे है, पहले 4 वाली पुश हो लाइन गए। है उसको डिस्प्ले के पहले प्रिंट किया पूरे ये स्टैक को। ठीक है, फिर उसके बाद एक टॉप एलिमेंट को पीक वाली कमांड से हमने टॉप एलिमेंट को डिस्प्ले टॉप कराया। एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? इकराम 44 44 होगा। 44 डिलीट हो जाएगा यहाँ पे, डिलीट कर सकते हैं हम। लेकिन पीक से डिलीट होगा। पीक से नहीं, पॉप से डिलीट करेंगे। हाँ, तो उसके बाद जब 2 दफ़ा पॉप हुआ फिर क्या हुआ? फिर 2 से डिलीट हो गए, 44 भी डिलीट हो गया और पहला वाला नज़र नहीं आ रहा 22 33 हाँ 33 है, वो दोनों 33 भी डिलीट हो गए। फिर फिर डिस्प्ले दोबारा दोबारा कॉल डिस्प्ले हुआ। और आखिर में फिर से हमने पीक को पीक हमारे पास 22 बचा है तो 22 पीक आया। ठीक है, अब समझ आइए इस सारे कोड की कि स्टैक को लिंक लिस्ट और क्यू के साथ कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यस मैम आ गई तो सर। दोनों स्टैक है और लेकिन आप उसको डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट करें। हो सकता है आप लोगों के पास कोई अपना नया तरीका हो, वो भी मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। अगर एज लॉन्ग एज यही सेम ऑपरेशन मैं मेन में लिखूं और वो इसी तरह का बिहेवियर रिटर्न करे जो यहाँ पे, तो आप अपनी मर्जी भी कर सकते हैं, मुझे कोई उसके ऊपर एतराज़ नहीं है। अब गिवन दिस, क्यू अरेज के साथ और क्यूज जो है वो लिंक लिस्ट के साथ इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा और समझ जल्दी आ जाएगी। सो क्यू में कौन समझाएगा हमें, ताकि हम इसको क्विकली जो है वो 5-10 मिनट में वाइंड अप कर लें। फिर हम 5-10 मिनट की ब्रेक करेंगे, फिर हम ग्राफ समझेंगे। हमारे पास कौन है जो विलिंग है इसको समझाने के लिए? सबा आप समझाएंगी? सुंदस ने तो हाथ खड़ा कर लिया। सबा, सईद? नहीं? यस अच्छा, मैम। है इधर? यस कहाँ पे है? हाँ सबा, चले आप ज़रा शुरू करें, मैं सुन रही हूँ कि हमने कहाँ से स्टार्ट लिया है। मैम, क्यू में हम लोग फीफो ऑर्डर होता है हमारे पास, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो इसमें इन्होंने कैपेसिटी रखी हुई है। पहले हम लोग इसका फ्रंट ले रहे हैं और इसका एक रेयर पॉइंट ले रहे हैं, जहाँ से वो स्टार्ट करेगा और जहाँ पे वो एंड करेगा। उसके बाद फ्रंट और रेयर में ज़ीरो किया हुआ है। कैपेसिटी उसकी सी की भी है और
अच्छा ये अरे से कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एक मैम मुझे ये वाला समझ नहीं आ रहा, अपना वाला समझा दूँ। चले ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। अच्छा यहाँ पे जो है ना एक चीज़ आप ये देखें कि अभी जो हमने स्ट्रक्ट बनाया था पहले हम सिर्फ उसमें ना एट्रीब्यूट्स रखते थे, ठीक है सबा, थैंक यू बच्चे, बेशक म्यूट कर लें अपने आप को। हम उसमें ना सिर्फ एट्रीब्यूट्स रखते थे। अब इस पर्टिकुलर केस में आप देखें कि हमने ना स्ट्रक्ट में फंक्शंस भी बना लिए हैं, जैसे आप क्लास में बनाते हैं। तो ये उसका कंस्ट्रक्टर है जिसमें आप उसकी वैल्यू पास करेंगे और ये फ्रंट और रियर को 0 कर देगा। इसके पास 2 पॉइंटर्स हैं, एक स्टार्ट का पॉइंटर है जहाँ से क्यू ने शुरू होना है, और एक एंड का पॉइंटर है जहाँ पे उसने ख़त्म हो रही है। तो स्टार्ट ऑफ द क्यू, तो इसके दोनों एंड्स खुले हुए हैं। ये बात आप नोटिस कर रहे हैं कि दोनों एंड्स खुले होने का क्या मतलब होता है क्यू का, क्योंकि क्यू ये है लाइन बन रही है जब कितार एक बंदा आगे आया है और बाकी भी आते जा रहे हैं, तो जो एंटर हो रहे हैं वो यहाँ से एंटर हो रहे हैं, जो एग्जिट हो रहे हैं वो यहाँ से हो रहे हैं। ये तो ये जो दो बनाए हुए ना वेरिएबल्स, ये उसी सोच के तहत बनाए गए हैं कि एक आने वाला बंदा है जो कि फ्रंट पे खड़ा हुआ है जिसने पहले निकलना है, और एक रियर है जो एंड के ऊपर आ रहा है। इस पर्टिकुलर केस में रियर ये है और फ्रंट जो है वो ये वाला इंडेक्स है, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, हम उसकी कैपेसिटी बता देते हैं कि एक कतार में कितने लोग खड़े हो सकते हैं। तो सी इज़ योर कैपेसिटी, और ये क्यू क्या कर रही है इसको हम बाद में देखते हैं कि ये क्या चीज़ कर रही है। फिर हमारे पास जो है वो डिस्ट्रक्टर है छोटा सा ये, और ये क्या करेगा, जो आपने मेमोरी को पॉइंटर्स इस्तेमाल किए हुए हैं वो यहाँ पे डिलीट होने के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा अब आगे चलते हैं, एन क्यू का फंक्शन क्या कर रहा है। एन क्यू के फंक्शन में क्या होना चाहिए, अरेज के साथ इस टाइम पे हम कर रहे हैं इसको। सो हमारे पास डाटा है जो भी आपने उसमें, हाँ उसको हमने फ्रंट पे इंसर्ट कर देना। अब ये क्या होगा, पहले ये चेक होंगे कि क्या कैपेसिटी आपकी फुल तो नहीं है। अगर वो फुल है तो सिंपल वहीं पे कोड रिटर्न हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी फुल नहीं है तो आपको क्या करना है, उसमें क्यू पे उस एक्स इंडेक्स के ऊपर जाके आपने अपना डाटा सिंपली प्लेस कर देना और रियर में प्लस प्लस कर देना। तो रियर आपका एक स्टेप आगे चला जाएगा जहाँ पे आपने इसको इंसर्ट करना है। सो अब ये अगर आपकी क्यू थी और स्टार्ट में रियर की हमारे पास वैल्यूज क्या है, 0, ठीक है। तो फ्रंट भी यही है और रियर भी यही है, एफ और आर दोनों यही है और दोनों जो है वो 0 है। जब आप उसमें इंसर्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसर्ट होने के बाद फ्रंट आपका चेंज नहीं होगा, रियर आपका एक स्टेप आगे चले जाएगा। सो दिस विल बी योर रियर, सही है। और जब आप इसको डी क्यू करेंगे तो डी क्यू क्या करेगा, सिंपल आपके उसी पॉइंटर्स के साथ खेलेगा कि रियर में से एक माइनस कर देगा, ठीक है। अच्छा अब इसको पहले ऑपरेशन ट्राई करते हैं, फिर फंक्शन को समझते हैं कि फंक्शन क्या हो रहा है। ये आपके पास ऑपरेशंस है, सो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब इधर आते हैं, अब पूछते हैं किससे, ये भी देख लेते हैं। अली, अली नकी, अली नकी खान। यस मैम। हाँ जी। जी अब मैम। पहले तो आप मुझे समझाओ बच्चे कि ये जो क्यू, ये जो ऑपरेशन लिखे हुए हैं ये किस तरह से चलने चाहिए। मैम सबसे पहले एक क्यू का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है जो उसका ऑब्जेक्ट बना रहा है, उसके बाद डिस्प्ले कर रहा है क्यू को, वो एम्प्टी होगी फर्स्ट टाइम। फिर उसमें ये वैल्यूज को लाइन में खड़ा कर रहा है, एन क्यू कर रहा है 20 30 40 50, फिर डिस्प्ले अच्छा कर रहा है कैसे दोबारा। कर रहा है, कर कैसे रहा है, स्टार्ट में इंसर्ट कर रहा है या किस तरह से कर रहा है एनक्यू करते वक्त। मैम उनके बैक पे कर रहा है जैसे एक्चुअल लाइन होती है उस तरह। बिल्कुल सही है, एक्चुअल लाइन वैसे ऐसे तो नहीं होती, अगर इस तरह से देखें तो ये जो पहले आया वो इधर खड़ा हुआ है, जो बाद में आया वो उसके बाद ऐसे 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 अरेज के इंडेक्स के हिसाब से उसको खड़ा करे। देख के तो ऐसे ही लगा है, 20 पहले आया था, 30 बाद में आया, 40 आया, फिर 50 आया, ठीक है। फिर ठीक है आप आगे चलें। इसके बाद डिस्प्ले आप स्क्रॉल करें थोड़ा सा, 60 को दोबारा इंसर्ट करके डिस्प्ले किया, फिर दो एंट्रीज को डीक्यू कर दिया जो फ्रंट पे थी नहीं 20 और लेकिन यहाँ 30। पे क्या हुआ है, इधर क्या हुआ है, 60 को एनक्यू किया तो एनक्यू तो नहीं हुई, कैपेसिटी फुल हो गई होगी। कैपेसिटी फुल होगी क्योंकि आपने 4 के साथ उसको इनिशियलाइज कराया था ना, 4 जी साइज मैम। आप। अच्छा फिर आगे चलें। और भूल गया।
उसके बाद 2 को डी क्यू कर दिया जो फ्रंट पे थे 20 30, उसके बाद दोबारा डिस्प्ले किया है, फिर पीक ऑपरेशन परफॉर्म किया है। हाँ फिर बस फ्रंट एलिमेंट जैसे। अब कोड के ऊपर, अब मुझे आपने कोड समझाना है। अब क्यू को इन क्यू करते वक्त इधर हम आ गए, जो हमने समझा था 20 को इन क्यू किया, क्या हुआ? जो रियर है आपका वो एक आगे जाता जा रहा है, फ्रंट आपका वही रह रहा है, ठीक है। डी क्यू चले, आप मुझे डी क्यू समझाएं अली, बल्कि हम सबको समझाएं। मैम अगर वो दोनों पॉइंटर्स एक ही मतलब जो है एंट्री को पॉइंट कर रहे हैं तो क्यू एम्प्टी है। मैम 1 मिनट जरा, एक जरूरी कॉल आ रही है। क्लास से भी ज़्यादा ज़रूरी कॉल आ गया आपको। मैम इस इम्प्लीमेंटेशन में जब हम एक बार डी क्यू कर देंगे तो फिर ये दोबारा हमारी लिस्ट छोटी हो जाएगी, मतलब हम ज़्यादा डाल ही नहीं सकते हैं एलिमेंट्स, राइट? छोटी होने से क्या मतलब है? मतलब मैम ये अब 4 है ना, हमने 2 निकाल दिए, 2 हो गए, तो अब हम इस ये हमारी क्यू अभी भी वो फुल ही बताएगा हमें, ये मतलब हम और नहीं एंटर कर सकते क्योंकि वो 2 हमने पहले कर दिए थे। ट्राई करके हमारे देख वो लेते हैं फ्रंट और क्यू जो आगे आ गए ना, मतलब फ्रंट कोड और को। रियर। जब डी क्यू करते हैं तो हमारे पास रियर माइनस माइनस होता है, लेकिन फ्रंट पे कहीं इंक्रीमेंट तो नहीं हो रहा, फ्रंट कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन मैम जब हम उसको मैम डी वो क्यू कर कोड देते हैं वो दिखाना। फ्रंट आगे फ्रंट वाला एलिमेंट निकालता है ना। हाँ लेकिन इसको इसी को चलाने के लिए मैं मैम आपको ये कह रही रेयर हूँ वाला हम क्यों एक निकालता नई अरे बना के उसके अंदर हम स्टोर करा लेते हैं उसको। ना, नहीं रे बना के स्टोर करा देते हैं, नहीं अभी इसको मैम चलाते मतलब ये हैं। होगा ना, मतलब हमारा अगर फ्रंट वाला अगर हमने एम्प्टी कर दिया तो जब हम दोबारा डी क्यू कर रहे हैं, मतलब एन क्यू कर रहे हैं, तब वो फ्रंट में ऐड करना चाहिए, मतलब सर्कुलर होनी चाहिए इस तरह। हाँ वो जो आपकी बुक में है वो सर्कुलर बनी हुई है, अब सही कह रहे हो। इसको चला के देख लेते हैं इन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट किया हुआ। सो 20 को जब आप फर्स्ट टाइम डी क्यू करेंगे तो क्या हो रहा है, इस टाइम पे आपकी रियर की क्या वैल्यू, फ्रंट की वैल्यू ये है और रियर की वैल्यू हमारे पास 4 होगी शायद, ऐसे ही है। मैम ये फॉर रियर लूप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? 3 होगी, 1 मिनट, 0 1 2 3 4 4 होगी। हाँ जी, फॉर लूप क्या कर रहा है, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ असल में। ये डी क्यू का ऑपरेशन है, ठीक है। ये इस टाइम पे करंट सूरत हाल है आपकी क्यू की, जो नबील असल में पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं वही मैं वैलिडेट करवाना चाह रही हूँ कि डी क्यू हुआ फर्स्ट टाइम, फिर डी क्यू हुआ मैम वो सेकंड टाइम। ट्राइवर्स कर रहा है और एक जो एलिमेंट है उसको एक कदम पीछे लाते जा रहा है, एक एक स्टेप पीछे ला रहा है। हाँ सो रियर जो है, हाँ एक एक लेके आ रहा है ना, लेकिन अब देखें क्या हो गया। जब डी क्यू 20 और 30 होगा तो पहले केस में बताएं कि फर्स्ट टाइम जब डी क्यू चलेगा तो क्या होगा इस तरह का। फ्रंट की वैल्यू रेयर के बराबर नहीं है, क्यू आपकी एम्प्टी नहीं है, तो आगे चलते हैं। शुरू कहाँ कर रहा है, रेयर -1 से और इंडेक्स वाइज, और उसमें क्या कर रहा है, क्यू को इक्वल कर देता है क्यू की अगली वैल्यू के। तो ये क्यों कर रहा है वो भला? ठीक है मैम एक मैम, डिलीट हो ये गया जब ना। मेरे पास दोबारा वो रेयर पीछे चला जाएगा। हाँ ये आप फॉलो ठीक करेंगे, होगा, जो मैं आपकी समझ जो गया। बुक में, हाँ जो आपकी बुक में इम्प्लीमेंटेशन है ना वो सर्कुलर हो रही है, लेकिन जो इन्होंने की हुई है ना वो ये क्या करते हैं कि जब इसको निकाल देते हैं, इतने फर्स्ट टाइम डी क्यू किया तो वो ऐसे कर देता है कुछ, होपफुली मैं अगर गलत नहीं कह रही। क्यू आई को उससे अगली वैल्यू को इक्वल कर देता है, यानी इधर जो वैल्यू पड़ी हुई है ना उसको इक्वल कर देगा उसकी अगली वैल्यू के, और इधर जो पड़ी होगी उसको अगली वैल्यू को इक्वल कर देगा। तो 0 पे ये चला जाएगा, 1 पे ये आ जाएगा, 2 पे ये आ जाएगा, और पहले ये था 0 पे 20 था, इधर 1 था, इधर 2 और इधर 3, इस तरह से। अब आगे जो है वो जगह फिर खाली आ गई है आपके पास, और रियर आपका फिर एक कम होके पीछे आ गया, और नेक्स्ट टाइम जब आप नई इंसर्शन करेंगे वो अगली लोकेशन के ऊपर हो जाएगी। ये सारे फॉलो करेंगे कि क्यों लूप चला आ रहा है, किस वजह से कर रहा है डी क्यू। यस मैम। सबको पता चल गया ओवरऑल? क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि नो क्लास मैम। जाया जाए। नहीं पता चला, किसको नहीं पता चला? मुझे मैम। तो हाँ ठीक है, शाबाश। मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ, मैं सबको अप्रिशिएट करूँगी, जिसको नहीं समझ आएगी वो मुझे बताएगा कि उसको नहीं आ रही। सो बेसिकली हुआ क्या है हमारे पास कि 20, 30, 40 और 50 ये हमारे पास अवेलेबल थे, 0 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ था। फ्रंट हमारे पास ये वैल्यू थी और रियर की हमारे पास जो है ना वो लास्ट वैल्यू थी विच इज़ 4। जब हमने इनको चारों को एन क्यू कर दिया, जब डी क्यू करने लगे तो डी क्यू करते हुए हमें क्या चीज़ चाहिए, 20,
ठीक है, ये वाला इतना पोर्शन तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये इफ वाला ना, क्योंकि हमारा फ्रंट और रेयर बराबर नहीं है। हम इस वाले पोर्शन पे आ गए। अब ये वाला फॉर का लूप क्या कर रहा है? ये वाला फॉर का लूप सिंपल ये करता है कि आई को 0 से स्टार्ट करता है, आई जो है वो 0 हो गया, और क्यू ऑफ 0 क्या होगा 20, और क्यू ऑफ 0 को इक्वल कर देगा क्यू ऑफ 1 के। तो क्यू ऑफ 0, आप मुझे बताओ अली कि क्यू ऑफ 0 जब क्यू ऑफ 1 के इक्वल होगा तो क्या वैल्यू आएगी? इधर फर्स्ट जगह पे क्या चीज आ जाएगी? 30 आ जाएगा। 30 आ जाएगा, बिल्कुल। फिर लूप दोबारा चलेगा मैम नेक्स्ट ये सर, इटरेशन में। मैम ये तो उनकी प्लेस को अपडेट कर रहा है ना, तो अगर हम दो उनकी पॉइंटर्स प्लेस को लेके सर्कुलर कर लें, मतलब आप वैल्यूज बिल्कुल वहीं कर पर सकते रहे हैं हैं, और हमारे पॉइंटर्स चेंज कर दें। बिल्कुल बिल्कुल ये काम हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन बस उसका बिहेवियर वही होना चाहिए जो क्यू वाला है। मुझे इस चीज़ से कोई टेंशन नहीं है। अब इन्होंने इस तरह से किया है, ये बीच में एक कॉस्टली ऑपरेशन डाल रहे हैं, वो है शिफ्टिंग, जो कि आपको एटलीस्ट क्या करेगी, एन यूनिट्स ले जाएगी। ऐसे ही है ना, क्योंकि शिफ्टिंग पूरी रे को पीछे खींचने वाली बात है ना, तो ये कॉस्टली ऑपरेशन है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन ऐसे हुई है, आप अपना डी क्यू का ऑपरेशन बिल्कुल सर्कुलर उसके साथ कर सकते हैं, जो कि आपकी बुक में जिस तरह से ऑपरेशन हुआ हुआ है। तो मैं सिर्फ आपको फ्लेवर्स बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं होने के लिए। और लेकिन उन सब का बिहेवियर आपने देखो कॉल करके मेन में देख लिया कि वो वही बिहेवियर है जैसे आपका क्यू बिहेव करती है, आपकी सर्कुलर भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रही है। ठीक है, ठीक है अली। जी मैम। अच्छा, अब मुझे बताएं कि यहाँ तक क्यू की किसी को समझ ना आई हो। क्यू की लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन एक दफ़ा देख के फिर हम ब्रेक करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, क्यू विद द रेस। यस मैम। हाँ, बाकी बच्चे खामोश ही बैठे होते हैं। अच्छा चले खैर, अब लिंक लिस्ट का कर लेते हैं, और अगर ज़्यादा थक जाएं तब भी मुझे बता देना, तो हम उसको आगे भी लेके जा सकते हैं। सो एक चीज़ जो पीछे ये वाली चीज़ थी नहीं, ये लिंक लिस्ट वाली है, ये क्या चीज़ है? अभी मैं रेस की बात कर रही हूँ, ये क्या चीज़ है भला? इंट पॉइंटर टू पॉइंट, दैट, हाँ तो क्या चीज़ है ये? ये पॉइंटर है उसकी ये ऊपर मैम हेड है। जो ऑब्जेक्ट बनेगा। ओह सॉरी, लेकिन हम तो इसको अरेज के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो ये पॉइंटर कहाँ से आ गया? मैम ये क्यू अरे मैम ही इसका है कहीं पर शायद, ये इस्तेमाल भी किया पॉइंटर है। टू मैम ये द स्ट्रक्चर क्या है सबसे पहले? उसके हेड की ये तरफ स्ट्रक्ट पॉइंट जो करेगा, है, फ्रंट की तरफ। ये हेड की तरफ नहीं, पॉइंट वैसे घुमा के बात मैंने करो तो ये हेड इस्तेमाल को ही ही नहीं पॉइंट किया। कर रहा है। नहीं, आपने किया है। यहाँ पे एक चीज़ आपको जो है ना, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये कि मैं इस तरह से लिखूं या मैं ऐसे लिख दूं। मैम ये हेड है मैम। ये ये हेड हो सकता है, लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग बात जो ये बताना चाह रही हूँ कि अगर मैं कोई अरे बनाती हूँ ना, ठीक है, अरे लेट्स से मैंने 5 एलिमेंट्स की डिक्लेयर कर दी है, तो 5 एलिमेंट्स मुझे मिल गए हैं। तो ये जो इसका नाम है ना, इट इज़ एक्चुअली पॉइंटर टू द फर्स्ट लोकेशन। फर्स्ट लोकेशन क्या है आपकी? क्यू ऑफ 0। तो जो ये चीज़ है ना, ये वाला, ये जो इसका नाम है सिंपल, इट इज़ अ पॉइंटर और इट पॉइंट्स टू द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द अरे विच इज़ दिस थिंग। तो अगर आपने कभी अरे बनानी हो ना, तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। यानी कि अगर सिंपल आप इंट पॉइंटर क्यों लिख देते हैं ना, तो वो एक्चुअली में अरे है आपकी। मैम इसका लिमिटेड साइज होगा फिर या नहीं, डायनामिक इसको होगा? आपको फिर इसको डायनामिकली एलोकेट करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने पॉइंटर कह दिया। तो यहाँ पे इसको हम डायनामिकली जो है ना वो हीप से मदद मांगते हैं इसकी करने के लिए। लेकिन अगर इस तरह से लिखते थे तो आप आगे देखो, आपने नोटिस नहीं किया कि इसका इस्तेमाल हमने कैसे किया हुआ है। ये देखो, पॉइंटर था लेकिन इसको मैंने एक्सेस कैसे किया हुआ है। ठीक हो गया मैम, मुझे लगा ये अरे था वो नॉर्मल वाला। नहीं है ये अरे। मैम आपने इसका साइज कैसे डिक्लेयर किया? साइज नहीं डिक्लेयर किया अभी, इसका साइज नहीं पता हमें। डायनामिक है, बढ़ती जा रही है, चलती जाए चलती जाए। यहाँ पे सिर्फ उसके वो पॉइंटर्स के साथ खेल है। सो अब अगली बात आते हैं कि
जो आप कह रहे हो ना कैपेसिटी का ट्रैक कैसे रखा जाता है, तो हमने इसको सी भेजा यहाँ पे, जो कैपेसिटी पास कर रहे थे जो 4 की थी, यहाँ पे कैपेसिटी इसकी सेट कर दी है। वो कैपेसिटी किधर ट्रैक हो रही है, वो यहाँ पे ट्रैक हो रही है एनक्यू करते हुए, कि अगर आप मैम ये अपनी कैपेसिटी कैपेसिटी देखना जरूरी है? अगर नहीं होगा तो फिर ये चलता जाएगा, आपकी क्यू फुल कब होगी। अच्छा मैम ये इसमें होता है ना, मैं जैसे पाइथन की लिस्ट है उसके अंदर अब कोई लिमिट नहीं है, तो फिर अगर हमने उसके अंदर इम्प्लीमेंट करना है तो फिर तो हम वैसे ही छोड़ देंगे ना, बनाती रहे। नहीं, क्या चाहते हैं, देखो ये तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है ना, आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो। तभी तो यहाँ पे हमने ये चेक इसलिए लगाया था। अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने मुझे वेरीफाई करके बताना कि ये वाला जो सिंटेक्स है ये आपका जीसीसी कंपाइलर में चलेगा कि नहीं चलेगा। मैम ये स्ट्रक्ट क्या चीज़ है? अच्छा ये मैंने वैसे क्लास के शुरू में बताया था, दोबारा बता रही हूँ कि स्ट्रक्ट और क्लास जो है ना वो एक ही बात है, ठीक है। आप क्लास लिखें आप स्ट्रक्ट लिखें एक ही बात है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्क है, और अगर किसी और लैंग्वेज में कोई फ़र्क आ जाए तो और बात है। इसमें भी आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसमें भी एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें फंक्शंस भी हैं, इधर भी फंक्शंस हैं। यहाँ पे जब आप एट्रीब्यूट्स लिखते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट। क्लास के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं, बस ये फ़र्क है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप क्लास लिखो या आप जो है ना वो लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे एटलीस्ट नहीं पड़ता, लेकिन आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि आप क्लास इस्तेमाल करें या वो। तो ठीक है, ये वाली बात पता चल गई कि अगर आप इस तरह से पॉइंटर भी लिखें तो आप उसको इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं जैसे आप अरे को करते हैं, क्योंकि वो अरे ही बनती है। ये बात यहाँ तक ओके हो गई है। अब आगे चले लिंक लिस्ट के ऊपर। सो ये सारी इम्प्लीमेंटेशन वो है। अगर मैं यहाँ पे आपकी ज़िंदगी आसान करती तो मैं यहीं पे मैंने कंट्रोल दी, ठीक है, मैं यहीं पे 4 लिखती और इसको ख़त्म करती। ये भी हो सकता है, ठीक है। तो बाद का जानबूझ के भी लिखा जाता है ताकि जो है वो आपको सोचने पे मजबूर किया जाए कि ये सारी पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। और अगर मैं ये ऐसे कर रही हूँ तो ये अब मेरा क्वेश्चन होगा आपसे लाजमी तौर पे कि यहाँ पे फिर डिलीट लिखने की ज़रूरत है कि नहीं, जी बताएं। डायनामिक मेमोरी एलोकेट हो रही है, डिलीट तो करना पड़ेगा। ये अच्छा ठीक है मैम ये हीप में स्टोर ही नहीं हो रहा तो डिलीट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ। सो अब सोचना ना, अब घर जाके तसल्ली से सोचना कि ये वाला जो काम है क्या ये डायनामिकली आपने मेमोरी एलोकेट की है कि नहीं किया। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो क्या डायनामिकली मेमोरी एलोकेट आपने करवाई है कि नहीं करवाई। मैम ये तो वो है ना रेफरेंस टाइप है, तो इनका रेफरेंस स्टैक में होगा और जो पॉइंटर होगा वो तो हीप में ही होगा ना। यही तो सवाल मैंने पूछा आपसे, यही तो मैम क्वेश्चन डिलीट आपसे करना ही पूछा। पड़ेगा। तो फिर अब तक आपने जितनी भी अरेज बनाई है आपने उनको डिलीट क्यों नहीं किया फिर। मैम वो फिर स्टैक क्लियर हो जाता होगा तो फिर तो जरूरत नहीं पड़ती होगी जो हीप में है ये उसको क्लियर कैसे करने की। है, ये क्या सवाल हुआ। हीप में हमने कहा जो जो चीज जाती पॉइंटर है है वो वो तो स्टैक में है। नहीं, पॉइंटर चाहे स्टैक में पड़ा। सवाल आप ही से मैं पूछ रही हूँ अभी कि हीप में चीज पॉइंटर चला भी गया तो उसमें से डिलीट करने की जरूरत क्यों नहीं है, वो तो सारी जिंदगी वहीं पे पड़ा रहेगा अगर आपने हीप में कर दिया तो। स्टैक में तो वैसे ही आपका कंप्यूटर या प्रोग्राम बंद हुआ, खत्म हो गई स्टोरी। अगर मैम प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है फिर भी हीप में वो पड़ा रहेगा। हाँ जी, हीप यही तो मेमोरी है हीप आपकी। इसीलिए तो हीप का नाम दिया जाता है कि उसको स्पेशली डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम अपना हो सकता है सारी जिंदगी के लिए चलता छोड़ दो और हीप पे बार बार एलोकेशन मांगते जाओ, एक टाइम आएगा कि आपका वो मेमोरी कह देगा कि मैं जगह ही कोई नहीं और नहीं हो सकता, टाटा। तो इसीलिए तो हम स्पेशली डिलीट करते हैं। ये डिलीट की कमांड इसलिए डाली जाती है कि वो हीप से मेमोरी नहीं वापस आती। तो इसकी मैंने एक डिस्कशन पहले भी की थी कि अब इसी वजह से जो प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स होते हैं ना वो इतनी गलतियां करते हैं कि पॉइंटर्स डिलीट नहीं करते, कि उस वजह से स्पेशल वो बनाए गए हैं टूल्स जिनका नाम जैसे गार्बेज कलेक्टर्स है, जैसे जावा में भी है, कि जो खुद ही ढूंढता रहता है कि कौन से ऐसे जो है ना वो फ्री के पॉइंटर्स पड़े हुए हैं, वेले हैं, जिनको कोई वारिस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है उनको, तो वो खुद ही उनको डिलीट कर देते हैं ताकि ये वाला मसला ना आए कि एकदम से आपका प्रोग्राम क्रैश करे और बता दे कि जी मेमोरी है ही नहीं, अब आपका मजीद काम नहीं हो सकता।
ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर ज़रा तसल्ली से घर बैठ के सोचना सारे ही कि ये वाला जो काम है, अगर यहाँ पे मैं इसको अरे बना देती हूँ तो मुझे यहाँ पे उसको डिलीट करने की ज़रूरत है कि नहीं है, और अगर मैं इसको अरे ना बनाऊँ और इसको पॉइंटर बना देती हूँ तो उस केस में जो है वो तब तो हमें पता है कि डिलीट करने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे बताना है आप लोगों ने कि आप लोगों को क्या समझ आई है। अच्छा, ज़्यादा लंबी डिस्कशन हो गई है तो लिंक लिस्ट से करके, ताकि मैं थोड़ी सी आपको ब्रेक देना चाह रही हूँ, घंटा हो गया मुझे भी बोलते। ठीक है यहाँ तक? मैम जो प्रीवियस मेथड है उसमें भी तो अरे का पॉइंटर स्टैक में ही होता है, तो हम डिलीट तो करते हैं। इसमें इसको कब आप डिलीट करते हो? आज तक किया है कभी? मैम ये नहीं, जो प्रीवियस है, जो दूसरा मेथड है कन्वेंशनल जो है। कन्वेंशनल मेथड कौन सा वाला? मैम जो सिंपल सिंटेक्स है ये जो आपने भी लिखा है। ये जो लिखा हुआ है ओके मैम, मैंने इसमें मैम आपसे हम कुछ और पूछना है इसके अलावा। इसके अलावा कुछ और पूछना है अभी? यस मैम, वो बाकियों को रेस्ट है तो मैं पूछ लूँ। नहीं, अभी बस एक ये डिस्कस कर लें, हम फिर कर लेते हैं। सिर्फ ये एक फाइल में डिस्कस कर लूँ, फिर सुनती हूँ आगे बात। ठीक है? मैंने कहा ब्रेक में जो आपने दूसरों को दिया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं अभी नहीं मैंने ब्रेक दी, अभी मैं कही थी ये वाली फाइल डिस्कस कर लें। जी जी जी। मैम जो डेट है 1/1/1990, इसका क्या इशू है कि ये कोई लैंग्वेज फॉर्मेटर होता है इसका? क्योंकि जो है मेरा नोड है उसमें ना वो आता है थर्सडे शो करता है, लेकिन जो गूगल है वो बताता है कि मंडे है। आपने अपने सिस्टम का वो चेक करना था, सिस्टम का टाइम जो आपका जो GMT है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा उसके टाइम से। मैम मैं तो यूटीसी करके, जो यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड है, उससे करता हूँ, तो जो सिंपल है उससे भी नहीं होता। नहीं, सिस्टम का टाइम चेक करो ना, बाजू का सिस्टम का टाइम गलत होना तो फिर ये मसला आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ जाके आप चेक करें कि आपने क्या सिलेक्ट किया हुआ है। इस्लामाबाद कराची सिलेक्ट किया हुआ है, गूगल में भी वही है, तो फिर नहीं क्लैश आएगा। तो मैम जो वेबसाइट्स होती हैं ऑनलाइन, उनमें कौन सा होता है बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट? जो आपकी लोकेशन है उसके हिसाब से वो एक्सेस करते हैं, जिस लोकेशन पे मैम आप होते हैं उसी हिसाब से सेट करते हैं। जी तो मैम जो गूगल है वो भी तो मेरी वही लोकेशन लेगा, तो उस लोकेशन पे ही वो मुझे मंडे बता रहा होता है उस डेट पे, लेकिन जब मेरा प्रोग्राम होता है वो थर्सडे बता रहा होता नहीं, बात औक़ात यही बता रही ना कि अगर तो किसी भी वजह से वो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है तो फिर ये आपको खुद ही यहाँ से चेक करके एक्सप्लिसिटली अपना ठीक कर लेना चाहिए। और वैसे भी एक और चीज़ भी होती है, वो जो भी आप फंक्शन, जो भी आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें उसका जो GMT को स्पेशली सिलेक्ट करने के भी फंक्शंस होते हैं। तो अगर वो सिस्टम का पिक नहीं ना कर रहा तो आप वो वाला फंक्शन ढूंढ लो जो कि उसकी सेटिंग कर दे, यानी आप खुद ही सिलेक्ट कर दो कि वो +5 इस्लामाबाद का है। है। मैम लैंग्वेज स्पेसिफिक डेट टाइम फॉर्मेटर भी होता है कि यूएस इंग्लिश की कोई और हो? लैंग्वेज स्पेसिफिक किसे क्या मतलब हुआ? मींस के उसमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़े कि कौन सी लैंग्वेज के हिसाब से आपने टाइम लेना है। अगर यूएस नहीं, इंग्लिश मैं बताऊं आपकी तो बात नहीं, यूएस इंग्लिश। हाँ हम पूछना था कि यही कि जी अली। जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे इंग्लिश इंडिया है उसके हिसाब से कोई और आ जाता है टाइम, जो इंग्लिश यूएस है अगर उसमें एक फंक्शन है ना उसमें पुट करें तो कोई और टाइम आ जाता है। हेलो हेलो। यस मैम। हाँ जी, वो पता नहीं बीच में शायद नेट डिस्कनेक्ट हुआ था। अली कुछ कह रहे थे लैंग्वेज स्पेसिफिक, मुझे उनकी बात नहीं समझ में आई कि लैंग्वेज स्पेसिफिक डेट फॉर्मेटर से क्या मतलब है। मैम कि अगर उसमें यूएस इंग्लिश मतलब सेलेक्ट करें तो कोई और डेट मतलब शो करता है, वही डे कोई और दिखा देता है। अगर जो इंग्लिश इंडिया है वो सिलेक्ट करें तो कोई और डेट दिखा देता है। नहीं, मेरे इल्म में तो ये है कि अब तक GMT स्पेसिफिक होता है, लैंग्वेज स्पेसिफिक तो मैंने नहीं देखे कोई, कि आपकी GMT सिलेक्शन की बेस के ऊपर आपकी डेट का फैसला होता है। लेकिन फॉर्मेट हर जगह एक ही इस्तेमाल हो रहा है। वो कोई 10-20 फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर। वो आप फॉर्मेट जब अपना कोई भी डेट का कॉल कर रहे होते हैं ना, तो वो स्टार्ट में बस सेट कर देते हैं कि फॉर्मेट ये होना चाहिए।
और आपकी जो डेट डॉट समथिंग वो जीएमटी की सिलेक्शन है उसके लिए आपको फंक्शन मिल जाएगा। फिर जब आप अपनी जो डेट प्रिंट करते हैं तो उससे आपका काम हो जाना चाहिए। मैम जो ग्रीनिश मीन टाइम है और जो यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड है, इनमें डिफरेंस क्या है? कौन सा टाइम? यूनिवर्सल टाइम और जो ग्रीनविच मीन टाइम जो है, ये जीएमटी जो है। नहीं, इसका मेरे इल्म नहीं है, मैं पढ़ के बता सकती हूँ आपको। ठीक है, इसको मैं पढ़ के या देख के आपको बता सकती हूँ, ऐसे मुझे आइडिया नहीं है। मैं आपके मुंह से पहली दफा इसका नाम सुन रही हूँ, यूनिवर्सल टाइम का। मैम मैंने काफी सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं, मतलब वो ऊपर से गुजर जाते हैं, समझ नहीं आती ना। अच्छा चलो, मैं देखूंगी, अगर मेरे ऊपर से ना गुजरे तो मैं बता दूंगी। ठीक है, चलो ओके मैम, अब थैंक इस यू। कोई बात नहीं। अच्छा, इसको जो है इसको एक बार क्विकली देख लें फिर, ताकि क्योंकि ज़्यादा ही टाइम हो गया, 1.25 घंटा लगे मुझे स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस करते हुए। चलें क्यू को देख लेते हैं। अब क्यू में भी हमने ये किया है कि असल में ये हो रहा है, मैं जब भी क्लिक करती हूँ ना ये सामने आ जाता है, तो आप तंग हो रहे होंगे सारे मेरे अलावा। यहाँ पे क्या किया है, क्यू नोड के लिए सेम काम हमने ट्राई करना है, लेकिन अब क्या है कि पॉइंटर्स हो जाएंगे। हम डेटा और नेक्स्ट का पॉइंटर, यानी क्यू का स्टार्टिंग वैल्यू होगी जो भी आपकी क्यू का होगा, और उसका नेक्स्ट का पॉइंटर होगा जो आगे उसको पॉइंट कर रहा होगा। ये उसका कंस्ट्रक्टर है, डाटा में वो वैल्यू सेट हो जाएगी और नेक्स्ट नल हो जाएगा। यानी क्विक फिक्स है, अगर आपने जल्दी अपनी नोट बनानी हो तो आप कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल कर लें। अच्छा, आगे हमारे पास ना क्यू की क्लास है। यहाँ पे नोटिस करें, जब हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया था तो यहाँ पे हमने स्टैक की क्लास कोई नहीं बनाई हुई, हमने खुले मैदान में उसके फंक्शन लिखे हुए हैं। तो आप स्टैक की क्लास बना के उसके अंदर ये फंक्शन जो है वो लिखेंगे, और लिख भी सकते हैं जैसी नीड बेस आपकी जो भी नीड होगी वो। एनक्यू करते वक्त हमने क्या किया है, सिंपल जो भी आपका आप वैल्यू एंटर करते हैं उसकी स्पेशल नोट बना दी। ठीक है, नोट बनाने के बाद फिर हमने फैसला किया कि उसको कहाँ पे इंसर्ट करना चाहिए। अगर वो बिल्कुल खाली है तो फिर तो वही उसका स्टार्ट है, वही उसका एंड है। और अगर वो खाली नहीं है अरे, तो उसने क्या करना है, उसके नेक्स्ट के ऊपर जाके इंसर्ट हो जाना। ठीक है, यानी जो आपका पहले रियर था, जो आपकी लास्ट वैल्यू थी, उसके बाद वाली जो नोड है उसके आगे आपने अपनी टेम्प की नोड को इंसर्ट कर देना है और अपने लास्ट वाले को रियर बना देना है। ये सेम वही काम है जो आप लोगों ने पहले मुझे स्टैक के केस में बताया था, ये वही हुआ हुआ है। और डी क्यू करते हुए आसान काम है, वो स्टैक वाले आपने लूप नहीं चलाए, जैसे अभी पीछे आपने क्यू में फॉर का लूप चलाया हुआ था। डी क्यू सिंपल आपने क्या किया है, फ्रंट वाली नोड को इरेज कर देना है, क्योंकि आप लास्ट पे इंसर्ट कर रहे हैं और टॉप से निकाल रहे हैं। तो आप टॉप वाली नोड को बाहर निकाल देंगे और इसको आप अपना फ्रंट बना देंगे। यही काम उन्होंने किया हुआ है कि फ्रंट को टेम्प किया और फ्रंट को एक स्टेप आगे ले गए, और हमने जो है ना अपने फ्रंट को डिलीट कर दिया जो कि टेम्प बन चुका है। ये सिंपल डी क्यू है, ये कितने आसानी से लिंक लिस्ट के साथ इम्प्लीमेंट हो गया, जबकि अरेज के साथ करते वक्त हमें ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। अब मुझे ये इस क्विक इसके रिव्यू के बाद ये बताओ कि क्यू को लिंक लिस्ट के साथ बनाना आपको आसान लगा या आपको अरे के साथ बनाना आसान लगा? अरेज के अंदर हमने मैम ये सारा क्वेश्चन है। कुछ किया। जी जी इरशाद। मैम वो जो इसका ना मतलब क्लास ने ना बनाई जो क्यू की है, तो मैम मैंने भी इसी तरह हाँ किया था, लेकिन मैंने एक मतलब क्यू की क्लास बनाई थी और उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने जो नोड्स वगैरह थे ना वो डिफरेंट बना रहा था, जैसे आप ये बना रही हैं उनको बाद में हाँ इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। तो मैम वो हाँ रन टाइम पे मतलब जो मैं उसको इनपुट दूंगा कि इस साइज की क्यू बनाओ, तो हाँ जो वो था उसका जी शेल सेगमेंटेशन फॉल्ट जो था वो बार बार आता था। हाँ, ये मैंने आपको कल परसों भी कहा था कि मुझे भेजो, दिखाओ अपना कोड के क्या मैम वो मसला है। मुझसे वो स्निपेट उड़ गया था कोड का, मैं कोई और काम करने लग गया था फिर। अच्छा, तो या तो उसको रिप्रोड्यूस कर लो ना, उसी सेम चीज़ को दोबारा से रिप्रोड्यूस कर लो, क्योंकि बगैर देखे नहीं ना बताया जा सकता। बट देखो आपके सामने यही काम हो रहा है जो भी आप कह रहे हो ना। ऐसे किस में बना रहे थे, डेफ में बना रहे हैं या विजुअल स्टूडियो में? वीएस कोड। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगी कि एक बार कोड भी प्रोड्यूस कर दो, क्योंकि इसमें ना एक बात अभी छुपी हुई है, वो मैं इसलिए नहीं बता रही कि जब तक कि आपके दिमाग में नहीं आती तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं अभी करूँगी फ़िलहाल। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि वीएस के कोड में ना वो लिख के वो एरर रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करो और फिर मुझे दिखाओ। इसमें एक चीज़ है जो भी मैंने आप लोगों से छुपाई हुई है, वो फिर कभी डिस्कस करूँगी, अभी नहीं करना चाहती। अच्छा चलें, खैर
ठीक है अली, वो मुझे आपने दिखाना है दोबारा। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि लिंक लिस्ट के साथ क्यू बनाना इजी है या अरेज के साथ बनाना इजी है? मैम मुझे तो नहीं दोनों पता के था साथ ही इसके है। अंदर डायनामिक रेज होते हैं, वरना बाकी तो एक जैसे ही हैं। डायनामिक है बाकी तो एक जैसा कैसे है? देखो अरेज में आपको किस बात का ख्याल रखना पड़ा था? मैं अगर लिंक लिस्ट की एजेंट, मैं एजेंट हूँ ना लिंक लिस्ट की, अगर तो देखो इसमें कितनी चीज़ों का ध्यान रखा है। फ्रंट है, रेयर है, कैपेसिटी है, फिर उसके बाद एनक्यू करते हुए भी मुझे लूप चेकिंग की कुछ मैंने, और सिर्फ उसकी डी क्यू करते हुए मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा मसला नहीं हुआ। नहीं, डी क्यू करते हुए ज़्यादा मसला हुआ है, एन क्यू करते हुए भी मुझे उसके पॉइंटर्स प्लस करने पड़े और काफ़ी ध्यान रखना पड़ा। यहाँ पे सिंपली एक जगह पे मैंने एंट्री किया है पॉइंटर का नेक्स्ट वगैरह चेंज करके, डी क्यू करते हुए भी मुझे सिर्फ उनके पॉइंटर्स के आगे पीछे चेंज किया, मेरा काम ख़त्म हो गया सिंपली। तो ये दोनों जो है वो यूनिट ऑपरेशन में चलेंगे। पॉइंटर समझने में मसला है, लेकिन बाज़ औक़ात की आपकी टाइम भी बचाने में जो है ना वो हेल्प कर सकते हैं। जैसे मुझे रिकर्सिव लॉजिक बनाना बहुत आसान लगता था, आइटरेटिव मुश्किल लगता था, लेकिन बच्चों को रिकर्सिव बनाना ज़्यादा मुश्किल लगता है, आइटरेटिव आसान लगता है। मुझे उसकी रीज़न नहीं पता, लेकिन बहरहाल तो कहने का मकसद ये है कि आपको जिस चीज़ में भी आप कंफर्टेबल होते हैं आप उस चीज़ में बनाएं। लेकिन अगर मैं आपको फिक्स कर देती हूँ कि लेट्स से आपको इसको यूनिट ऑपरेशन में ही करना है, तो फिर उस केस में आपको फिर सोचना है कि किस स्टाइल से इम्प्लीमेंट करूँ, तो मुझे जो है वो क्यू की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, अब ब्रेक मैं देने लगी हूँ आप लोगों को 10 मिनट की। उससे पहले मुझे बस ये एक दफ़ा बता दें कि कोई फ़ायदा हुआ है अगर मैंने 1.25 घंटा इस्तेमाल किया कोड डिस्कस करते हुए? यस मैम। यस मैम, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। यस मैम। नहीं है, ऐसे नहीं कि मैं कह रही हूँ तो इस वजह से तुम लोग का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि वाकई कोई फ़ायदा है। इस तरह से आगे चलाना चाहिए मुझे कि नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। काफी फायदा इस तरह से चलाना चाहिए। ऐसे रहना चाहिए, लेकिन अभी तो मैम ये है ना हमारा कि सिलेबस खत्म नहीं होगा। सिलेबस तो अभी तुम्हारा कितना ज़्यादा रहता है? अभी कितना ज़्यादा तो खैर नहीं, अभी कुछ हैं 2 या 3 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ। उसमें ना एक डाइजेस्ट्रा का एल्गोरिथम है, बेलमैन फोर्ड का। जी उष्णा, आपने क्या कहना है? मैम काइंडली मिड्स का सिलेबस एक दफ़ा बता हाँ, दें। मिड्स का सिलेबस मैं आपको बता देती हूँ। 1 मिनट में आपकी आउटलाइन खोल लूँ ब्रेक पे जाने से पहले। अगर अभी थक गए हो तो हम कल भी ग्राफ समझ सकते हैं। यस मैम, ठीक है, कल समझ लेंगे। कल कौन सा टाइम आपके कल पास फ्री करना है। है? कल कौन सा टाइम फ्री है आपके पास, ये बताएं। मैम मेरे सीआर भी बना। जी, सीआर को बता दें, मुझे स्लॉट बता दें कि स्लॉट में आप फ्री हैं। कल हम इंशाल्लाह इसी तरह कोई 1.25 घंटे की क्लास रख के तो बीएसटी और ग्राफ्स में से बता दीजिएगा कि जो कल पहले समझना है, तो उसको एक दफ़ा उसका कोड भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये मुझे आपने सोच के बताना, मैं आपको सिलेबस मेट का बता दूँ, फिर आप मुझे ब्रेक लेनी है तो ब्रेक लेके वापस आ जाए, नहीं तो फिर क्लास ऑफ कर देते। अच्छा जी, कहाँ है हमारे पास आपकी कोर्स आउटलाइन? एक सेकेंड। एक और चीज़ भी आपने करनी है। हाय, इतना ये भी रहता है पढ़ाने वाला। ये है आप लोगों मैम की बस करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये मजबूरी है बच्चों। एल्गोरिथम पढ़ाने में मुझे वैसे तो मज़ा आता है, लेकिन बस मुझे ये डर लगता है कि आप लोग कभी बोर ना हो जाए, आप लोग इंटरेस्ट ना ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये है आप लोगों का वैसे सिलेबस जो है ना, जो आउटलाइन मैंने सोची थी पहले। अच्छा, ग्राफ्स आपके बाद में शुरू हो रहे हैं मिड टर्म के बाद, तो यहाँ देख लें हमारे पास है डिवाइड एंड कंकर, मर्ज सॉर्ट, रेकरेंसेस, मास्टर थ्योरम, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, बाइनरी सर्च ट्रीज एंड रेड ब्लैक ट्रीज। ये वाला टॉपिक अभी रह गया है, ये मैंने छोड़ दिया। ये मैं आपको, अच्छा इसके बदले में आप स्टैक्स और क्यूज कर लें फिर।
ये मैं अभी बाद में पढ़ा दूंगी। तो इसके वीक 8 में स्टैक और क्यू शामिल कर लें। ये अपनी मर्जी का बता दें कौन सा टॉपिक मिड के बाद वाला है, मैं वो शामिल कर देती हूँ। मैम उतने ही काफी है। स्टैक क्यूज ही ठीक है मैम, स्टैक क्यूज ठीक है। तो स्टैक क्यूज ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये रहता है, इसके बाद वाला कोर्स ना ये है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया है, ये भी हमने पढ़ लिया है, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है ना, इसको मैं हाँ समझ लूँ, ये हमने पढ़ लिया डबली और सर्कुलर। मैम अगर आप पेपर में नहीं देंगी फिर हाँ ये बहुत आसान है, इसको एक दफ़ा मैं आपको वैसे वर्बली भी बता दूंगी कैसे करनी। अच्छा, फिर हमारे पास हीप आता है, ये वाला एल्गोरिथम इम्पोर्टेंट है। ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स वाला अभी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है इस हफ्ते। उस हफ्ते में मैंने 1-2 लेक्चर अभी और अपलोड करने हैं जो पिछले हफ्ते के थे। तो ये ओवरऑल गोल है जो अभी आपका रहता है। अभी यूँ समझ लें कि 3 से 4 हफ्ते का कंटेंट अभी रहता है आपका। तो जितना टाइम, एक हफ्ता ये है ना, फिर पेपरों के बाद भी तो है ना एक हफ्ता। मैम वो तो साइकोमोटर है। साइकोमोटर है ना, लेकिन मेरी बात सुनो, मैंने पिछले हफ्ते भी कोई लेक्चर नहीं दिया, अभी इस हफ्ते के लेक्चर भी आने हैं। इतने क्यों हो गए हो आप लोग सुस्त? मैम स्टैनफोर्ड का जो कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर टोटल 7 असाइनमेंट्स मिली हैं मैम, हम 10 कर चुके हैं। ये तुम लोगों को बड़ी जल्दी आता है, लेकिन ये भी देखो कि स्टैनफोर्ड के कोर्स का जो होमवर्क 3 या 4 तक ही अभी तक आप पहुंचे हैं, उसमें से भी मैंने कई सवाल आपको नहीं दिए अभी। मैम सेमेस्टर छोटा मैम वो तो छोड़े ना मैम, वो हमने असाइनमेंट 10 की है, उन्होंने 7 की है मैम, बस यही काफी है हमारे लिए। आपके लिए, मेरे लिए काफी नहीं है ना। कम से कम होमवर्क 4 तो पूरा करवाओ ना उनका। 7 ना सही, लेकिन कुछ तो हम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मतलब चलो मैम देख अभी लेंगे आगे और भी आप असाइनमेंट देंगे हमें? अभी। जैसे कि मैंने अर्ज किया है कि ये तो हमने इंशाल्लाह पढ़ने हैं, ये लाजमी है। डायनामिक प्रोग्रामिंग के ऊपर और मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी हमने लाजमी पढ़ना है। इसमें से कुछ टॉपिक्स मैं कम कर सकती हूँ, लेकिन ये टॉपिक्स कवर करने हैं इंशाल्लाह। ग्रीडी एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, ये अभी हमने पढ़ना है इंशाल्लाह। ठीक है। यस मैम, ये ज़रूरी तो है, देखा काफ़ी, लेकिन असाइनमेंट ज़रूरी। असाइनमेंट आपको इस हफ्ते नहीं मिली ना, इस हफ्ते मिलेगी। मिल चुकी है मैम। नहीं, वो तो पिछले हफ्ते की थी, वो पिछले हफ्ते की। उसमें मैंने आपको कुछ दिया, उसमें मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया। उसमें मैंने आपको सिर्फ ये कहा है कि आपने रिवाइज करना है सारा कुछ। नहीं, मैंने कोई चीज़ नहीं दी आपको। मैम वो सबमिट तो नहीं करानी ना फिर? सबमिट नहीं करवानी मैम। लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि आप सबमिट से क्या मुराद है? सबमिट से मुराद ये है कि आपने काम पूरा किया हो उसका, जो आपके रुब्रिक्स दिए मैम हैं ना ये उसने वाली आपके। इजी है असाइनमेंट, लेकिन आप आगे ना दें। आगे तो अभी आएगा, अभी देख लो। अभी बस कुछ नहीं, थोड़ा ही टाइम रह गया। इस हफ्ते के एंड पे मैं जुम्मे को एक लैब दूंगी, वो बस जाएगी आपकी। एक लैब वो होगी और एक मैं आपको साइकोमोटर वाले लीग में लूंगी। मेरे हाल से 2 ही लैब्स आएंगी बस। मैम उसको एक में कन्वर्ट कर दें। अभी नहीं ना दे रही वो लैब, हल्की दे दूंगी, फिर ऐसा कर लेते, लाइट दे दूंगी। मैम मिड्स की भी जरा भी तैयारी नहीं है, वो भी करनी है तैयारी। आपको याद था मैंने इस हफ्ते के पिछले हफ्ते आपका क्विज भी रखा था उसी वाले से। अगले हफ्ते मुझे क्विज तो दे दे भला जरा, मुझे याद आ गया। मैम ये अब आप हमसे बदले ले रही हैं मैम। नहीं, मैं बदले नहीं ले रही, मैं आपकी मदद कर रही हूँ। मैं मदद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पहले पढ़ लोगे तो मिड में दुख कम होगा। ओके मैम, फिर ले। हाँ, तो अगले हफ्ते क्विज ले, हाँ अगले हफ्ते आप क्विज ले लें। उसमें आपका जो कोर्स होगा ना वो वीक 6 तक, ठीक है। वीक 6 तक जितना भी आपने पढ़ा ना, उसमें रेफरेंसेस हैं और आपके सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स हैं। उसमें बीएसटी शामिल नहीं है। ये आपका सिलेबस होगा इंशाल्लाह। तो अगले हफ्ते की क्लास में क्विज तवक्को कर लें, ठीक है। और कल हम एक इंशाल्लाह क्लास रख लेंगे जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपका बीएसटी और ग्राफ्स ये एल्गोरिथम कवर हो जाए, और फिर बाकी की बाद में देखी जाएगी। आज हमने लिंक लिस्ट देखा, स्टैक और क्यूज के ऊपर देखा, ठीक है बच्चों। जी जी इर्शा, कौन उष्णा की आवाज़ है? जी उष्णा,
हमारा मिड्स का सिलेबस खत्म हो गया है ना? मिड्स का सिलेबस क्या हुआ है उसको? एज इन खत्म हो गया है ना, अब और तो कुछ नहीं हमने करना ना। नहीं, मिड्स के सिलेबस में तो आपका कुछ नहीं है। ये चीज़ मैं चाह रही थी एक दफ़ा आपको इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन ये आपने पढ़ ली हुई है, बस एक दफ़ा एक रिवाइज करवाना मैंने आपको कि ये क्या चीज़ें, मतलब आपको आइडिया है लेकिन उनको नाम के साथ एसोसिएट करना है। लेकिन ये अभी मैंने आपके सिलेबस में शामिल नहीं किया मिड के। मैंने आपको कहा है कि इसके बदले में आप स्टैक और क्यूज कर लें, ठीक है? तो ये मैं मिड के बाद ले जाऊंगी। मिड के बाद वाली वीक में ना ये हैशिंग और ये जो है ना ये भी बड़े ज़रूरी हैं, सारे टॉपिक से ज़रूरी हैं, तो वो इंशाल्लाह बाद में ले जाऊंगी, ठीक है? अच्छा, अब बस और कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर मैं क्लास ऑफ कर देती हूँ। यस मैम। ठीक है, कोई और बात तो नहीं? मैम वो किसी दिन सॉर्टिंग इन लीनियर टाइम वाला रिवाइज करवा देना। क्या चीज़? मैम वो सॉर्टिंग वाला, काउंटिंग सॉर्ट वगैरह, सॉर्टिंग इन लीनियर टाइम वाला। तो उसमें रिवीजन से क्या मतलब है? वैसे तो सारे वीडियो लेक्चर्स हैं। ठीक है मैम, वो देख लूँगी। मैं वो डिप्लॉयमेंट का थोड़ा रखती हूँ। हाँ, डिप्लॉयमेंट वाला मसला आपका, हाँ वो मुझे आज सुबह ईमेल आई है, उसको भी मैं देखती हूँ। वो हुआ ये है कि जब मैंने हाथ पकड़ाना शुरू किया तुम लोगों ने मेरा गला पकड़ना शुरू कर दिया कि मैं वो भी रिवाइज करवा दे, वो भी करवा दे। तो वीडियो लेक्चर सारे हैं, अगर कोई बात समझ नहीं आती तो मुझे बता दें। ये तो मैंने इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर करवाया ना। मैम ना भी हो तो कोई वैसे सोर्स बता दें जहाँ से हम सीख सकें, मतलब जो मैंने देखा है वो मुझे तो नहीं समझ आ रही ये डिप्लॉयमेंट में। अच्छा ठीक है। मैंने पूछा था टेक्नोलॉजी कौन सी है। अगर तो देखो आपका फिलहाल के लिए अभी टेम्परेरी तौर पे मैं ये कर सकती हूँ कि आपने ना अगर वेब के ऊपर कोई काम किया और आपके HTML वगैरह के पेजेस हैं और कोई स्पेशल चीज़ एसोसिएशन नहीं चाहिए, तो जैसे 000 वेब होस्ट है, वहाँ पे आप अपना सारा जो HTML वगैरह के जो भी पेजेस हैं वो उस पर आप रखेंगे तो वो चल जाएंगे। अगर अभी तो ये सोच हाल है, तो अगर कोई कोड की रनिंग है तो वो उसके ऊपर चेक करनी पड़ेगी कि वहाँ पे वो बिल्ड फाइल रखने से क्या वो चल जाएंगी कि नहीं चल जाएगी। तो मैं ये चेक करके ना मैं फिर आपको बता देती हूँ, ठीक है? इसके ऊपर ना आपको शायद 1 GB फ्री स्पेस मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपको स्पेस देंगे, इसमें आप अपना कोड जो है वो प्लेस करेंगे और जो भी उसकी आपकी इंडेक्स फाइल होगी वहाँ उस पर क्लिक करके खोलेंगे तो वो लाइव लिंक आपको मिल जाएगा। वो लाइव लिंक आप मेरे साथ या किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो चल जाएगा। अभी जो बाकी कोई स्पेशल कोई मॉडल बेस कोई काम आपने किया हुआ है तो फिर उसको मुझे देखना पड़ेगा कि वो इस पर चलता है कि नहीं चलता, वो क्वेश्चन मार्क है अभी। तो वो मुझे एक बार बता दीजिएगा कि आप किस टेक्नोलॉजी स्टैक के ऊपर काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको कोई बेहतर जवाब दूंगी इसका, ठीक है? ओके मैम। चलें ठीक है फिर बच्चों, ध्यान रखें आपका। मैं आपकी अटेंडेंस डाउनलोड कर लेती हूँ, मैंने कर ली है। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, ठीक है? ओके, मैम अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।